और देखिए, वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है वो अब आपको सुनवाते हैं। हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई और सरकार हो, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे। और रोहिणी आचार्य ने भी मीडिया से बात की। बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी, कहा रोहिणी आचार्य ने। इस बार बिहार में बेरोजगारी दूर होने वाली है। जंगल राज पर भी उन्होंने बात की। बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये किस सरकार बनेगी आपके भाई की? अरविंद मोहन जी, एक और बड़ा मुद्दा है जन स्वराज का मुद्दा। जन स्वराज पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत की, जिस तरह से एक लामबंदी लगा कि जन स्वराज के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो कोई फैक्टर है? कितने प्रतिशत वोट उन्हें मिल सकता है, कितना समर्थन उन्हें मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक जन स्वराज का मामला है तो जन स्वराज ने शुरुआत बहुत अच्छी की। प्रशांत किशोर ने बड़ी चालाकी से सोशल मीडिया पर पूरा कब्जा कर लिया और उसमें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो सोशल मीडिया पे बहुत मुखर होकर बोल सके। आरजेडी के पास तेजस्वी थे, लेकिन तेजस्वी ने उतनी तेजी नहीं दिखाई सोशल मीडिया के लिए, तो एक छत्र राज उनका हो गया। और वो जेनजी और उसके बाद वाला जो ग्रुप है उसको उन्होंने पकड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की। और मेरा मानना ये है कि वो कोशिश और वो जो गुब्बारा उन्होंने फुलाया था, उसमें वो बहुत देर तक उसको कायम नहीं रख पाए। उसकी ऊपरी लेयर इतनी मोटी नहीं थी कि उसको कायम रख पाते। और ख़ास तौर से राघवपुर के बाद उन्होंने अपने गुब्बारे में खुद पिनिंग कर दी, वो हवा उसकी निकल आई कि 4 कैंडिडेट, जन स्वराज के 4 कैंडिडेट्स ने अपनी उम्मीदवारी एंड टाइम पर वापस ले ली और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन अरविंद जी, अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जनता बिहार की है, वो फैसला करेगी, लेकिन अगर 15-20 सीटें ला पाने में कामयाब हो जाते हैं प्रशांत किशोर, तो क्या एनडीए के लिए यह मुसीबत का सबब बन सकता है? नहीं, या इसी में मैं जोड़ दूं कि उन्हें कुछ प्रतिशत वोट भी अगर मिलता है तो कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए, सीट की गिनती इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से वोट की गिनती इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही बारीकी से बिहार का सर्वे करने वाले और जानने वाले प्रशांत किशोर ने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं कि उनका कैंडिडेट 0 नहीं आ रहा है। अधिकांश जगह उनके कैंडिडेट पढ़े लिखे होशियार तो हैं ही, लेकिन जाति का गणित, लोकल गणित जैसे शहरों में आप देखेंगे तो आपको अचानक दिखाई देगा कि कास्ट कैंडिडेट कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, बनिया कैंडिडेट कंपैरेटिवली उनके ज़्यादा हैं जी। तो ये कैंडिडेट फेल होंगे तब भी एक बड़ा वोट लेके जाएंगे, यानी कुछ वोट उन्हें मिलेगा। और वो किस तरह से स्थिति को बदल सकता है वो देखना होगा। लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं दिनेश गौतम का। दिनेश, अब आप वहां से हमें क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि दिनेश एक अलग तरह का एंगल हमें इस वक्त दिखा रहे हैं, कितनी लंबी लाइन वहां दिखाई दे रही है लोगों की। जी दिनेश। सुमेरा, ये तो मतलब हैरानी ही है। कहीं कहीं किसी बूथ में कभी कभी कोई 100 साल से ऊपर का वृद्ध दिखाई देता है तो खबर बन जाती है। यहाँ मैंने पहले आपको 105 साल की वृद्धा से मुलाकात करवाई, फिर हमको मिली एक वृद्धा जिनकी उम्र 110 साल थी। जीवेत शरदा शतम ये कहा जाता है, लेकिन चरितार्थ कभी कभी होता है। अभी 108 साल के वृद्ध यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पहुँचे हुए वोट डालने के लिए। उनके, मुझे लगता है, पोते उनको लेकर कार्यकर्ता है। अच्छा बाबा नमस्ते। आप इस उम्र में यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए निकलते नहीं है घर से, कुछ कहेंगे इस बात पर? बोलने की शक्ति क्षीण हो गई है, बोल नहीं पा रहे हैं, शायद कहना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ये वाकई ये बहुत सारे मायनों में ये बड़ी सशक्त और जीवंत तस्वीर है हमारे लोकतंत्र की और बहुत प्रेरणास्पद भी, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको बार बार कहने के बाद और जागरूकता अभियानों के बावजूद जब हम ये देखते हैं कि पोल परसेंटेज उस तरीके से गुणात्मक नहीं बढ़ा, इस तरह की तस्वीरें उनके लिए बड़ी बड़ी प्रेरणादायक हैं। ये लखनपुर, जैसा मैंने आपको बताया, वो जगह है जहाँ से शकुनी चौधरी और उनका परिवार चुनाव लड़ता रहा है। ये तारापुर से, ये यहीं पर उनका गाँव है
और यहाँ पर अब कुछ ही देर में शकुनी चौधरी पहुंच रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। रूपेश कुमार भी हमारे सहयोगी पटना में जहां पर मौजूद हैं, जिस बूथ पर, वहां से कुछ दिखाना चाह रहे हैं। रूपेश, बताइए जरा। देखिए, बहुत सुंदर तस्वीर है। देखिए, यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं और किस तरह से बिहार का जो फोक डांस है और फोक गाना है, जो लोक संगीत है झिझिया का। जी, हम लोग यहाँ झिझिया का गाकर पहले सुनाइए, फिर बात करते हैं। तो हरे भरोसे बढ़म बाबा झिझिया बनलिए हो, बढ़म बाबा झिझिया बनलिए हो, बढ़म बाबा झिझरी पर होइयो आसवार बुधवा बालक तोहर किछियो ने जन छहो, बढ़म बाबा झिझरी पर होइयो आसवार बुधवा बालक तोहर किछियो नि जानी छहो। तो ये लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं इस लोक संगीत के माध्यम से। स्पेशली हम लोग यहाँ जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं बाहर से, हम लोग उनके सामने अपना जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करने आए हैं और साथ में हमारे कल्चर को प्रमोट करने आए, ताकि उनको हमारे मतलब स्पेशली बिहार का जो कल्चर है वो पता चले। और क्या क्या तैयारियाँ आप लोगों ने की हैं फॉरेन डेलीगेट्स को दिखाने को? जब वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना फोक डांस जो है बिहार का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो बिहार में आ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर कितना प्यारा है, कितने सदियों से चलते आ रहा है, तो झिझिया करके हम उनका स्वागत करेंगे। झिझिया के अलावा भी कुछ है? नहीं, हमारा तो झिझिया, वैसे तो बिहार में बहुत सारे फोक नृत्य है, वैसे अभी हम लोग झिझिया करेंगे। झिझिया का मतलब ये होता है कि ये वैसे हम लोग ये देवी माँ को खुश करने के लिए नवरात्रि के टाइम किया जाता है और ये मिथिला का है, तो और ये भी रहता है कि जो भी डायन का प्रकोप रहता है उससे ये हम लोग उनको दूर। तो नृत्य भी होता है? हाँ, नृत्य ही करके थे।